भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के राजनीतिक भविष्य में जो विस्फोटक बिछा रही है, क्या उसके नेता उन धमाकों का सामना करने में सक्षम हैं? क्या उसके लिए तैयार हैं या फिर व्यवस्था बदलते ही माफी मांगने की तैयारी में है? जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दिया है और जमानत देने के साथ ही कुछ ऐसी बातें कहा है जिन्हें आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए और अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या अब इस देश में विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकता, वो सत्ताधारियों पर आरोप भी नहीं लगा सकता, सवाल नहीं कर सकता, जांच की मांग नहीं कर सकता और दूसरी तरफ सत्ताधारी भाजपा के लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, अनर्गल आरोप लगा सकते हैं, बड़े से बड़ा झूठ बोल सकते हैं। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाजपाइयों को कुछ भी करने, बोलने और गाली देने तक की छूट है। विपक्ष कागज दिखा के सवाल भी नहीं कर सकता। और सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पुलिस और जेल का डर दिखा रही हैं विपक्ष को, अगर वही कांग्रेसियों ने भी शुरू कर दिया और भविष्य में सत्ता बदलने के बाद यदि भाजपा की इसी लाइन पर विपक्ष ने चलना शुरू कर दिया तो भाजपा और संघ के लोग क्या करेंगे? क्या माफी मांगने का मूड पहले से बना रखा है क्या? भारत में पॉलिटिकल इंटॉलरेंस इतनी ज्यादा हो गई है कि विपक्ष आरोप भी नहीं लगा सकता। फिर काहे का लोकतंत्र? पूरे मामले पर कायदे से चर्चा करेंगे। इसके अलावा दुनिया भर में भारत की एक नई इंटरनेशनल छीछालेदर हुई है, यानी अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति भारत में है, ये बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है और कैसे भारत अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों से, यहां तक कि पाकिस्तान से भी 4 कदम नीचे लुढ़क गया है, वो भी देखेंगे। लेकिन हाँ, थैंक यू फलानी जी जरूर बोलिएगा। आपसे जुड़े हुए कुछ और मामलों पर चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। पता तो चलिए गया होगा, देश हित में महामानव की सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर को 993 रुपए महंगा कर दिया है। वैसे यहाँ एक विशेष थैंक यू तो बनता है। सरकार चाहती तो 1000 रुपये पूरा महंगा कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। उन्होंने देश के गरीबों का, आपका ख्याल किया, हमारे दर्शकों का ख्याल किया, इसलिए 7 रुपया कम बढ़ाया है, यानी मात्र 993 रुपए बढ़ाया है। इसी के साथ साल 2026 की यानी पिछले 4 महीनों में कॉमर्शियल सिलेंडर में कुल मिलाकर 1518 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। बाकी अभी 8 महीना बाकी है। हमें पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ऐसे ही देश हित होता रहेगा और अगले 8 महीने में कॉमर्शियल सिलेंडर कम से कम 3000 रुपया और बढ़ा दिया जाएगा। जो रफ्तार है उसके हिसाब से बता रहा हूं, ताकि मजबूती से देश हित में देश हित हो सके। देश हित में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आपको बता दें कि 1 जनवरी यानी पहला दिन, इस साल का पहला दिन जैसे आया, सरकार ने 111 रुपए का शुभ संकेत देते हुए शुभ शुभ न्योता दे दिया। अगले महीने की 1 तारीख को 50 रुपये बढ़ाया, फिर 31 रुपया बढ़ाया, फिर 115 रुपया बढ़ाया, 1 अप्रैल को भी बढ़ाया 218 रुपया और अब 1 मई को बढ़ा दिया इकट्ठे कितना 993। यानी सोचिए सरकार कितनी मजबूती से देश हित कर रही है ना। चलिए बोलिए इसी बात पर थैंक यू फलाने जी। कमेंट बॉक्स में अगर थैंक यू फलाने जी नहीं लिखा तो बहुत पाप लगेगा। 4 महीने के भीतर 1500 का कॉमर्शियल सिलेंडर 3000 पार हो गया। और कितना विकास चाहिए आपको देश हित में? हमारे प्रधानमंत्री की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली सरकार ने छोटू सिलेंडर को भी विकास का स्वाद चखाया है। यानी जो 5 किलो वाला आता है उसमें भी 261 रुपए की बढ़ोतरी किया गया है। बताइए, एक तरफ इतनी मेहनत हो रही है और आप लोगों को थैंक यू बोलने में पसीना आ रहा है, शर्म नहीं आती? वैसे सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था कि बहुत सारे लोग इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो कमर्शियल सिलेंडर का महंगा हुआ ना, घरेलू वाला तो नहीं बढ़ा है, तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आपको बता दूं कि जब आग लगती है, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी सदमे, सबको झुलसना पड़ता है। उसी तरह ईंधन महंगा होगा तो उसका असर सबकी जेब पर पड़ता है, कभी सीधे कभी घुमा फिरा के, यानी कभी डायरेक्ट कान पकड़ लिया जाता है, कभी इधर से घुमा पकड़ा जाता है। कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से बाजार में जितनी भी खाने पीने की चीजें मिलती हैं सब महंगी हो जाएंगी। यानी जिन्हें पकाकर बेचा जाता है, होटल, रेस्टोरेंट, ठेला, खुमचा, सबके लिए भोजन बनाना महंगा हो जाएगा। मिठाई से लेकर समोसा तक सब में आग लगेगी। जरा सोचिए कि कमर्शियल सिलेंडर का दाम पिछले 4 महीने में लगभग डबल ही आ गया। क्या होटल, रेस्टोरेंट, ठेला, खुमचा चलाने वालों की इनकम भी डबल हो गई है? और उनको तो छोड़िए, अपना बताइए, क्या आपकी इनकम डबल हो गई है जो दोगुने दाम में खाने पीने की चीजें खरीद पाएंगे? जरा सोचिए उन गरीबों, मजदूरों, कामगारों के बारे में जो अपने गांव से, घर से दूर रहकर छोटे मोटे होटलों में खा पी के गुजारा करते हैं। होटल वालों को, ठेले खुमचे वालों को महंगा सिलेंडर मिलेगा। जिस हिसाब से सिलेंडर महंगा हुआ है उस हिसाब से वो अपने सामान को महंगा नहीं कर सकते, वरना ग्राहक में टूट जाएगा। लेकिन अगर महंगा ना करें तो उनकी अपनी जेब टूट जाएगी। सोचिए कितना गहरा संकट उन तमाम लोगों की जेब पर पड़ा है जो छोटे लेवल पर ठेला खुमचा या ढाबा रेस्टोरेंट चलाते हैं। बड़े बड़े होटल वालों को, करोड़ों अरबों वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है,
उनके लिए तो 1500 का कोई मतलब नहीं है, वो तुरंत कीमत भी बढ़ा देंगे और लोग वहां पे भी कर देंगे बिना किचिर पिचिर किए। समस्या छोटे वालों को है, न तो वो अपने उत्पाद की कीमत बढ़ा सकते हैं क्योंकि ग्राहक चला जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी, और यदि कीमत नहीं बढ़ाया तो फिर अपनी जेब कट जाएगी। और हर कोई कभी न कभी कोई ना कोई चीज बाहर से खरीदता ही है, खाता ही है। नहीं भी आप खाते हो तो आपके आसपास आपके साथ काम करने वाले, आपके नीचे काम करने वाले जो आपके लिए काम करते हैं, वो उन चीजों पर डिपेंडेंट होंगे। यानी जब उनका जेब खर्च बढ़ेगा तो फिर वो आपसे खुन्नस निकालेंगे, ज्यादा खर्चा होने लगेगा, उनकी आमदनी कम लगेगी, कहेंगे कि खर्चा बढ़ गया है, आमदनी बढ़ाइए। देखिए हमारी बात सुन के हमारे कैमरामैन मुस्कुरा रहे हैं, लगता है ये भी हमला करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अमृत काल का अमृत रस सबके जीवन में टपकना तय है। इसलिए कह रहा हूं, थैंक यू फलाने जी बोल के पाप से मुक्ति पा लीजिए और अब सीधे सुप्रीम कोर्ट चलिए, बीच में रुकना मना है। कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दिया है। आपको पता है कि पिछले दिनों पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कई पासपोर्ट्स होने, विदेशी पासपोर्ट होने और विदेशों में संपत्तियां सहित कुछ आरोप लगाए थे जो कि अघोषित संपत्ति के आरोप थे और पवन खेड़ा ने जांच की मांग किया था। इसके बाद असम के भाजपा मुख्यमंत्री जो कि गुजराती जोड़ी के बहुत खास हैं, उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ उनके पीछे अपनी पुलिस ठोक दिया। खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी, आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर लिया, जबकि पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सवाल कर रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन अमृतकाल में विपक्ष को इतना करने की छूट मिल जाए तो काहे का अमृतकाल। असम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, पवन खेड़ा के घर तक पहुंच गई, लेकिन वो नहीं मिले। इसके बाद पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट जाना पड़ा और वहां से उन्हें 1 सप्ताह की राहत मिली ताकि वो असम की अदालतों में अपील कर सके। 5 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। सवाल किया गया कि इनको असम की अदालत में जाना चाहिए था। अरे तेलंगाना कहां चले गए जी, मामला दर्ज है असम में और जमानत लेने जा रहे हैं तेलंगाना में। ऐसे तो जिसका जहां मन करेगा वहीं से जाके जमानत लेके आएगा। उस वक्त हमने भी सवाल किया था कि मेन मुद्दा ये नहीं है कि पवन खेड़ा तेलंगाना काहे चले गए, मेन पॉइंट ये है कि वो असम काहे नहीं गए और तेलंगाना क्यों नहीं जाना पड़ा। ये बात जुडिशरी की स्वतंत्रता की है और उस पर भरोसे की है, जिस कारण पवन खेड़ा को तेलंगाना जाना पड़ा। वो कारण बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि जब पवन खेड़ा असम की अदालत में गए तो उनकी याचिका को वहां की हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि खेड़ा से हिरासत में पूछताछ करना आवश्यक है, उन लोगों का पता लगाना जरूरी है जिन्होंने पवन खेड़ा को यह डॉक्यूमेंट दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर खेड़ा ने केवल मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाया होता तो इसे राजनीतिक बयानबाजी कहा जाता, लेकिन उन्होंने एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीट लिया। मामला साधारण नहीं है, खेड़ा को अपने सभी दावों को साबित करना बाकी है। यानी जिस डर से पवन खेड़ा असम की हाईकोर्ट नहीं जा रहे थे, गुवाहाटी हाईकोर्ट नहीं जा रहे थे, असल में वही डर सच साबित हुआ। वहां से उनको झटका मिला और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस चंदुरकर की बेंच ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें खेड़ा को राहत देने से मना किया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थितियों से राजनीतिक प्रतिद्वंदता की मौजूदगी का संकेत मिलता है। यानी खेड़ा के खिलाफ जो हुआ है वो राजनीतिक द्वेष के कारण हुआ दिखता है, इसलिए पवन खेड़ा की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से सामने आया है कि आरोप और प्रत्यारोप प्रथम दृष्टया राजनीतिक रूप से प्रेरित और प्रतिद्वंदिता से प्रभावित दिख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें हिरासत में पूछताछ की जरूरत हो। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजों को जो दिख गया वो असम की हाईकोर्ट के जज साहब को काहे नहीं दिखा। आखिर उन जज साहब की नजरों के सामने किस रंग का पर्दा लगा था और वो पर्दा पहले ही पवन खेड़ा कैसे देख चुके थे। शायद इसीलिए पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट जाना उचित समझा। शायद उन्हें भरोसा था कि गुवाहाटी हाईकोर्ट से बहुत जोर से झटके से न्याय निकलेगा। यहाँ कुछ चीजें और समझने वाली हैं। पवन खेड़ा के आरोप लगाने के बाद असम के मुख्यमंत्री ने जैसी सड़क छाप भाषा में बयान दिए, धमकियां दी, वो और भी ज्यादा असहज है। कल इस मामले की सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हेमंता बिस्वा शर्मा के कई बयानों का जिक्र किया। कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा धमकी देते हैं कि पवन खेड़ा अपने जीवन का बाकी समय जेल में बिताएंगे। डॉक्टर अंबेडकर यदि आज हेमंता बिस्वा शर्मा की बातें सुनते तो वो अपनी कब्र में करवटें बदल के परेशान हो जाते कि एक संवैधानिक पदाधिकारी संवैधानिक काउबॉय या संवैधानिक रैम्बो की तरह बोल रहा है। ये उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सिंघवी ने तर्क दिया कि हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पुलिस खेड़ा को केवल इसलिए गिरफ्तार करना चाहती थी क्योंकि मुख्यमंत्री खेड़ा को अपमानित करना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने खुद ही बार बार खेड़ा के खिलाफ जहर उगला। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना देंगे। कैसे बनाएंगे बाद में बताएंगे। यानी सोचिए, हम तो अब तक इनको मुख्यमंत्री जानते
थे, ये तो विशेष हलवाई हैं, खेड़ा को पेड़ा बना देते हैं। धमकाया कि पवन खेड़ा कौन है, चाहे वो नरक में भी छिप जाए तो हम उनको बाहर निकाल लाएंगे ढूंढ के। अब वो भाग गया है, सुबह 6 बजे गुवाहाटी से भाग गया, पुलिस दिल्ली गई तो हैदराबाद भाग गया। मैं खेड़ा के पीछे जाऊंगा, मैं उसे पीट के खत्म कर दूंगा, मैं ये भी देखूंगा कि उसके पीछे कौन है, उन सबको पीट के खत्म कर दूंगा। बाप रे बाप, आचार संहिता लागू नहीं होती तो मैं दिल्ली से हैदराबाद खेड़ा को नहीं जाने देता, बीचे में जहाजिया से उतार लेता। हमारी सरकार बन जाएगी तो पवन खेड़ा के जीवन के अंतिम दिन जेल में बीतेंगे। गुवाहाटी से पवन खेड़ा कैसे भाग गए, पुलिस आयुक्त भी मेरे निशाने पर होगा, बस सरकार बन जाने दीजिए। यानी ये सारी बातें एक चुने हुए मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री जो कि गुजराती जोड़ी के सबसे करीबी बताए जाते हैं, सबसे दुलारे बताए जाते हैं, उनके बयान है। समझने वाली बात यह है कि ये सारी बातें जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था, ये सब जब सुप्रीम कोर्ट में दोहराया गया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए इन बयानों का बचाव नहीं किया। तो इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दिया है। मगर ये सवाल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ये मसला बहुत गंभीर है। बात एक पवन खेड़ा की नहीं है, बात किसी एक पार्टी की भी नहीं है, किसी एक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी नहीं है, बात समूचे विपक्ष के अधिकारों की है, बात आपके अधिकारों की है। ये हमला है, सबक सिखाने की कोशिश है कि विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर दे। ऐसा लगता है कि महामानव जो अवतारी पुरुष हैं, 56 इंची बताए जाते हैं, वो पूरे भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही बैन करवा देना चाहते हैं, क्योंकि खुद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाए पिछले 12 साल में, इसीलिए देख देख के बुरा लगता होगा कि मैं कर नहीं पाता हूं और ये सब आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सवाल है कि अगर विपक्ष का काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या वो भी मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दे? क्या इस देश में राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक आलोचना और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी नहीं किया जा सकता? फिर काहे का लोकतंत्र? एक तरफ भाजपाई नेता हैं जो आए दिन अनर्गल और 100% झूठे आरोप कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर अपमानजनक बातें करते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, तरह तरह के नामकरण करते रहते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों पर भी आरोप लगाते हैं, उन्हें अपमानित करने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्षों तक जेल काटने वाले पंडित नेहरू को लेकर, देश के प्रथम प्रधानमंत्री को लेकर गोदी मीडिया से लगाए तमाम भाजपाई नेता, नफरती चिंटू और इनका आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तरह तरह के झूठ परोसता है। न जाने किन किन महिलाओं से गलत संबंध और न जाने कौन कौन सी गलतियां गिनवा देता है। खुद प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर आधी सच्ची आधी झूठी बातें बोलकर पंडित नेहरू को अपमानित करने का काम करते हैं। हालांकि आज तक 1% सफलता मिली नहीं। इंदिरा गांधी और उनके विवाह को लेकर, यानी उनके पति को लेकर, तमाम भाजपाई नेताओं ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे झूठ फैलाए। आपने भी बार बार सुना होगा, भाजपा के नेता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों का ज्ञान कि इंदिरा गांधी ने एक मुसलमान से शादी किया था। हालांकि शादी विवाह का फैसला निजी होता है, मुसलमान से या फिर किसी और से भी शादी करना कोई गुनाह थोड़ी है, लेकिन भाजपाइयों के लिए गुनाह है। ये निजी फैसला है, जिसका जिससे मन करे उससे करे। लेकिन ये लोग इस तरह की झूठी बातों का सहारा लेकर गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज जहांगीर गांधी था और वो कोई मुसलमान नहीं थे बल्कि पारसी थे। और उनका टाइटल इंदिरा गांधी की वजह से गांधी नहीं था, न ही महात्मा गांधी की वजह से गांधी था। फिरोज जहांगीर गांधी के पिता का नाम जहांगीर गांधी था, यानी फिरोज गांधी परमानेंट गांधी थे, खानदानी गांधी थे। और जैसा कि हिंदुस्तान में होता है, विवाह के बाद पत्नियां पति का टाइटल लगा लेती हैं, वही काम इंदिरा गांधी ने भी किया। उनके नाम में भी फिरोज गांधी का गांधी जुड़ा और आगे परिवार के तमाम सदस्यों के नाम संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, प्रियंका गांधी सब चल रहा है। आज भी देश की ज्यादातर आबादी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती है, इनके फैलाए झूठों के कारण, भाजपाइयों के फैलाए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैलाए झूठों के कारण। बहुत सारे लोगों को यह बता दिया गया कि इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी का टाइटल वे चुरा लिया और फिर उनके पति इस कदर इंदिरा के प्रभाव में थे कि उन्होंने भी अपने नाम में खान हटाकर गांधी लगा दिया। तो इस तरह की तमाम झूठी बातें पिछले 12 साल से अमृतकाल में अलग अलग तरीकों से जनता के दिमाग में ठूसी जाती हैं। याद करिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर कितने सारे झूठ भाजपाई नेताओं ने फैलाया। खुद प्रधानमंत्री कितने अपमानजनक बातें करते थे, यानी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन सिंह कहते थे। सदन में खड़े होकर कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं। सोनिया गांधी को लेकर जर्सी गाय से न जाने क्या क्या इन लोगों ने आरोप लगाए, कितनी अपमानजनक बातें कही। ये सारी बातें तमाम भाजपाई नेताओं ने बोला है। याद करिए, अन्ना आंदोलन के वक्त तमाम भाजपाई नेताओं ने गांधी परिवार पर कितने आरोप लगाए कि इनके पास न जाने कितना विदेशों में काला धन है, हर मोहल्ले में बंगला है, स्विस बैंक में कितना काला धन है। लेकिन आप पता लगाइए कि इतने सारे अनर्गल आरोप लगाने
जाने के बाद भी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कितने भाजपाई नेताओं और कितने आरएसएस के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, एफआईआर हुई और कितनों को गिरफ्तार किया गया, कितने जेल भेजे गए। प्रियंका गांधी और उनके पति पर न जाने कितना घोटाला करने का आरोप तमाम लोगों ने लगाया, भाजपाई नेताओं ने लगाया, आज भी लगाते हैं, मगर बेशर्मी की कोई हद नहीं है। 12 साल से सरकार में है, आज तक कोई आरोप तय नहीं हो पाया, सजा नहीं मिल पाई। आप देखिए कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर 12 साल से तमाम भाजपाई फुदक रहे हैं, आज तक सबूत नहीं दे पाए। 12 साल से इनका गृह मंत्री है देश में, गृह मंत्रालय का काम है इसकी जांच करना। ये लोग अब तक ये फाइनल नहीं कर पाए कि राहुल गांधी की नागरिकता में कोई गड़बड़ी है कि नहीं है। लेकिन इतने सारे आरोप लगने के बाद भी, यानी जिन आरोपों के खिलाफ खुद राहुल गांधी को एफआईआर कर देना चाहिए, उल्टे वो खुद एफआईआर झेलते घूमते हैं और गिनवाते हैं कि 36 एफआईआर लेकर घूम रहे हैं। ऐसे ही एक भाजपाई का हाल देख लीजिए। ये आदमी राहुल गांधी की नागरिकता पर, दोहरी नागरिकता पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि दोहरी नागरिकता है उनके पास, और अदालत चला जाता है। नाम है शिशिर। ये व्यक्ति पिछले 2 साल से राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता बनकर कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और भाजपाइयों में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि ये खुद ही करोड़ों के फ्रॉड का आरोपी है। इस व्यक्ति पर पहला मामला साल 2016 में दर्ज हुआ था, 9.5 करोड़ से अधिक का मामला था। दूसरा का केस लगभग 3.5 करोड़ की ठगी का है। ये पूरी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, इस बारे में आप चाहें तो गूगल करके पढ़ लीजिएगा। तो अमृतकाल में ऐसे ऐसे लोग जो खुद ही ठगी के तमाम मामले लेकर घूम रहे हैं, आरोपी हैं, वो राहुल गांधी पर कुछ भी आरोप लगा के यहां वहां मुकदमा कर देते हैं और बेचारे कांग्रेसी चुपचाप मुकदमा लड़ते हैं, सामने से कुछ कर नहीं पाते। जरा सोचिए, 2014 के पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तमाम भाजपाई नेता झूठे आरोप लगा रहे थे। अगर इसी तरह से उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने भाजपाइयों पर मुकदमा डाल के उनके पीछे पुलिस दौड़ा दिया होता तो पता चलता कि 90% भाजपा जेल में मिलती। और आने वाले वक्त के बारे में सोचिए, आने वाले समय में भाजपा कैसा रास्ता बना रही है अपने नेताओं के लिए। सत्ता किसी की परमानेंट नहीं है तो सब जानते हैं, आज नहीं तो कल सरकार बदलनी है। जरा सोचिए, पिछले 12 साल में भाजपा के तमाम नेताओं ने, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने, निशिकांत दुबे से लेकर इनके तमाम मुख्यमंत्रियों और सब ने जितने नफरती बयान दिए हैं, जितना झूठ बोला है, अनर्गल आरोप लगाए हैं। अगर भविष्य की सरकार ने भाजपा नेताओं के खिलाफ यही रवैया अपना लिया जो हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग अपना रहे हैं, तो भाजपा वाले कहां भागेंगे और कितना भागेंगे। क्योंकि इनके तो ऐसे ऐसे गुनाह हैं कि कांग्रेसियों से लाख गुनाह है। तो फिर उनके पास क्या रास्ता होगा? क्या पहले से प्लान करके बैठे हैं कि चुपचाप गोड़े गिर जाएंगे, यानी माफी मांग लेंगे, पैरों में लौट जाएंगे? क्या माफी मांगने का रिकॉर्ड बनाना है? इतिहास तो बहुत लंबा है। और समझने वाली बात यह है कि दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र को लेकर चिंताजनक खबरें छप रही है। हमारी रैंकिंग खराब होती जा रही है। इसके बावजूद भाजपा की सरकारें एकदम सत्ता के मद में डूबी हुई नजर आती हैं। इस खबर को देखिए, अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति भारत में बताई जा रही है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 आ चुका है और इसमें भारत को 180 में से 197वें नंबर पर रखा गया है, जबकि भारत के तमाम पड़ोसी देश भारत से तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में है। जिस पाकिस्तान को एक वक्त भारत ने पूरी दुनिया में आतंकी देश साबित करवा दिया था, सब उसे आतंकी देश मानते थे, वो पाकिस्तान भी प्रेस फ्रीडम में हमसे 4 पायदान ऊपर है, 153वें स्थान पर है। छोटा सा देश भूटान, वो भी 150वें स्थान पर है। नेपाल, जहां पर हाल ही में कितनी राजनीतिक हिंसा हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, वो 87वें स्थान पर है, यानी हमसे लगभग डबल अच्छा है। श्रीलंका, जहां पर पिछले वर्षों में कितना तांडव हुआ, वो भी हमसे बेहतर 134वें स्थान पर है। बांग्लादेश, जहां पर राजनीतिक हिंसा ने इतिहास बनाया, वहां की प्रधानमंत्री को भारत में छुपाया गया, वो भी 152वें स्थान पर है, यानी वो भी हमसे 5 स्थान अच्छा है। और भारत 197वें स्थान पर पहुंच चुका है। सोचिए, फिलिस्तीन जो पिछले 2 साल से युद्ध में है, जहां पर इजराइल लगातार मानवता को तार तार कर रहा है, वो फिलिस्तीन भी हमसे एक कदम बेहतर है। ये रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि भारत में ये जो संकट आया है प्रेस फ्रीडम का, ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कर्मों की देन है। पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, मीडिया स्वामित्व का अत्यधिक केंद्रीकरण, यानी चैनल ढेर सारे मालिक इक्के, और मीडिया संस्थानों का तेजी से किसी खास राजनीतिक विचारधारा की ओर झुकाव रखना, यानी बिक जाना, दलाली करना, इन सब के कारण दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस स्वतंत्रता संकट आ गया है। यह रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि भारत में प्रेस फ्रीडम जो बर्बाद हुआ है, ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सत्ता के कारण हुआ है। इन्होंने मीडिया का गला घोटा है, तमाम पत्रकारों पर तरह तरह से हमले हुए, लोगों की आवाजों को दबाया गया, आज भी दबाया जा रहा है। सवाल है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में समूचे विपक्ष के साथ जो हो रहा है, क्या उसकी भी कहीं डायरी तैयार हो रही है? क्या उसकी कहीं लिस्टिंग हो रही है? उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? क्या दुनिया में ऐसी कोई संस्था है जो तैयार करती है? नहीं करती है तो किया जाना चाहिए, ताकि सनद रहे कि जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सत्ता मिली तो उसने भारतीय लोकतंत्र के साथ क्या किया। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।